पवित्र श्रावण का मास चल रहा है। पवित्र श्रावण के मास में जगह जगह पर अयोध्या में झूलन उत्सव मनाया जा रहा है, झूले लगाए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम जो ये व्यवस्थाएं हैं उसमें हम इस वक्त मौजूद हैं भरत कुंड के कुंड में। भरत कुंड का जो ताल है जिसमें तमाम आप मेरे पीछे देख सक रहे होंगे कमल के फूल खिले हैं और उसमें हम आज इस कार्यक्रम को शूट कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ लोक गायिका भी हैं और यहाँ के जो पूर्व प्रधान और वर्तमान सभासद हैं वो भी मौजूद है, रामकृष्ण पांडे जी और अरविंद दास जी जो भरत कुंड के पुजारी हैं, महंत हैं भरत कुंड मंदिर के, वो भी मौजूद हैं। उसके साथ ही भरत कुंड महोत्सव न्यास समिति के अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे जी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले चलिए हम अपने मेहमानों के साथ रूबरू कराते हैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकृति जी से और इनसे जानेंगे कि क्या है कजरी और क्या है झूलन उत्सव, जिसको आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा पहले बता दीजिए। उसके बाद फिर हम आपसे और भी गीत सुनेंगे और बाकी मेहमानों से भी परिचय कराएंगे। बिल्कुल। कजरी झूलन उत्सव, जैसे ही सावन का महीना लगता है लोग कजरी गाने लगते हैं और कजरी में ही सावन में ही झूला पड़ता है और जिसे झूलन उत्सव कहा जाता है। लोग जितने जितने महीने तक, अक्सर 2-3 महीने तक खूब अच्छी हमारे यहाँ बारिश होती है और जब तक बारिश होती है बच्चे पेड़ से झूला नहीं उतारने देते। कहते हैं कि जब तक बारिश होगी तब तक झूला झूलेंगे। तो उसी को झूलन उत्सव कहते हैं कि बच्चे खुश हैं, वो उत्सव है, सभी खुश हैं। और कजरी, रही बात कजरी की, जैसे ही बादल काले काले हो जाते हैं, हमारे आसमान में काले बादल जब घिर जाते हैं तो भैया तभी से कजरी लोग गाने लगते हैं। कहते हैं वाह देखो बादल करियाए गवा, कजरी गाओ हो। जब लोग धान निराते हैं तब कजरी गाते हैं, धान लगाते हैं हमारे यहाँ अयोध्या में तब लोग कजरी गाते हैं। उनको थकान नहीं होती गाते गाते, ताकि वो काम आसान हो जाए, थकान ना हो। कजरी गाते गाते पूरा खेत लगा देते हैं। ऐसे ही मनोरंजन से भरा ये वो होता है सब कुछ। परंपरा है जो विलुप्त भी हो रही है, जो बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं कि झूलन उत्सव क्या है, सावन में क्या होता है, क्या हमारी परंपराएं रही। तो उस पर मैं चाहूंगा सबसे पहले आप दर्शकों को कोई एक गीत सुना दें। बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत से गीत बने हैं कजरी के। हमारी दादी नानी, हमारी पुरखे लोग जो है बहुत से गीत गाए हैं। उनमें से एक गीत बहुत पुरानी है, जैसा कि अभी आपको हम सुनाने जा रहे हैं, अयोध्या की अवधी कजरी, जो कि मणि पर्वत पे झूला पड़ा है। कैसे नायिका गा रही है कि झलुआ पड़ा मणि पर्वत पे, हम सखी झूलन जाबना। हो झलुआ पड़ा मणि पर्वत पे, हम सखी झूलन जाबना। झूलन जाबना सखी हम झूलन जाबना, कि झलुआ पड़ा मणि पर्वत पे, हम सखी झूलन जाबना। नायिका कामकाज वाली है तो अपने घर परिवार के लिए खाना पीना बना के सोचती है जल्दी से मणि पर्वत पे पहुंच जाए और झूला झूलाएं। तो नायिका अपने सास के लिए भोजन वोजन परोस के जाती है और क्या कहती है, सोने की थारी में जेवना परोस्यो, सोने की थारी में जेवना परोस, कि जेवना जेव सासू हमारी, जेवना जेव सासू हमारी, हम सखी झूलन जाबना, कि झलुआ पड़ा मणि पर्वत पे, हम सखी झूलन जाबना। आपका नाम प्रकृति है और हम इस वक्त प्रकृति के बीच में हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहां मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, अपने कैमरा पर्सन से भी कहूंगा कि जरा दिखाएं कि चारों तरफ जो है वो कमल के फूलों का जो एक बागान है जिसको कह सकते हैं वो खिला हुआ है, क्योंकि कमल के फूल जो है वो झील में खिलते हैं तो हम उसको कमल के फूलों की झील कहते हैं। और जो ये कमल के बाग हैं उनके बीच में हम लोग बैठे हैं इस वक्त और हमारे साथ मौजूद है रामकृष्ण पांडे जी भी, जो यहाँ से पूर्व प्रधान रह चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में सभासद है। इनसे भी हम जानेंगे और इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या है भरत कुंड का इतिहास, कैसा यहाँ की यात्रा रही, कैसे कैसे चीजों को यहाँ पे विकास हो, क्योंकि बहुत सारी परंपराएं हैं जो विलुप्त होती जा रही है, इनके बारे में आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ये स्थान भरत जी ने यहाँ 14 वर्ष तपस्या किया था। जब राम जी को वनवास हो गया था तो भरत जी ने भी अयोध्या छोड़कर यहाँ नंदीग्राम में एक गुफा में 4 फीट गड्ढा खोद के नीचे बैठ कर तपस्या कर रहे थे। तब से बहुत पौराणिक स्थल है और ये भरत जी की तपस्थली के रूप में विश्वविख्यात है। अब सरकारों का जो रुख है वो भारत के जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनका विकास कर रही है। इस कड़ी में यहाँ भरतकुंड पे पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी। जब मैं प्रधान था तो मनरेगा और अन्य पंचायतों के जो विकास कार्यों का धन आता था उससे यहाँ तमाम विकास के कार्य कराए गए हैं। वर्तमान में ये नगर पंचायत भरतकुंड भरसा का एक हिस्सा है। भरतकुंड वार्ड है, वार्ड संख्या 7 है और सरकार की जो योजनाएं हैं बखूबी नगर पंचायत में चल रही हैं। प्रतिदिन साफ सफाई, शौचालय की सुविधा, अन्य तमाम कार्य जो है नगर पंचायत द्वारा कराए जा रहे हैं। बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारी जो सरकारें हैं वो पर्यटन स्थल पर, धार्मिक स्थलों पर बहुत फोकस कर रही है। अच्छा, पहले की सरकारों और अब की सरकारों में क्या मूलभूत अंतर देखा जा रहा है जनता को लेकर, ये जरा आप स्पष्ट कर पाए। जो पहले की सरकार थी वो क्या छोड़ देती थी और जो अब की जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, वो क्या नया कर रही है? पिछली की सरकारें जातिवाद पे ज्यादा फोकस करती थी और वर्तमान की सरकार विकास के मुद्दे पर सबका साथ सबका विश्वास की भावना को लेकर आगे चल रही है। अब जातिवाद की बात नहीं होती है, अब विकास की बात होती है। सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास की बात हमारे मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं और मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कहता हूं कि आने वाले 2027 में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी सरकार आने से जनता में जो एक विकास की झलक दिखाई पड़ी है उससे दृढ़ संकल्प जनता ले रही है कि सरकार को हम कंटिन्यू करेंगे। और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम जनमानस के बिल्कुल करीब हैं, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म पे है। पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी योजनाएं चल रही हैं और जनता को पूरा लाभ मिल रहा है इसका। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर सांस्कृतिक जो चीजें होती थी उनको तमाम सरकारों ने नजरअंदाज किया है। वर्तमान सरकार ने उस पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया, तो यहाँ के लिए क्या क्या किया है सरकारों ने? यहाँ पे वर्ष भर में कई कार्यक्रम यहाँ सांस्कृतिक होते रहते हैं। सबसे बड़ा फोकस हमारे भरतकुंड महोत्सव न्यास के द्वारा 26 वर्षों से लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं जो 9 दिन चलते रहते हैं। हमारे डॉक्टर अनिल कुमार पांडे जी हैं आपके नेतृत्व में और क्षेत्रीय जनता के सहयोग से यहाँ देश के कई कलाकार आते हैं जो लोकल संस्कृति के आधार पर और धर्मों के आधार पर कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं। सरकार बहुत अच्छा सहयोग करती है जिससे जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। जो हमारी लोक संस्कृति है वो विलुप्त होने के कगार पे है, उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो मैं जरूर इसका प्रशंसा धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि वो कार्यक्रमों को बढ़ा रही है। हमारे साथ प्रकृति जी भी मौजूद है, तो हम थोड़ी थोड़ी देर पर दर्शकों को इनके पास भी ले चलेंगे। एक रंग तो इन्होंने दिखाया अयोध्या का, कुछ और जो गीतों में रंग है मैं चाहूंगा दर्शकों को आप बताइए, क्योंकि ये जो कजरी है, ये जो गीत है, जो सांस्कृतिक गीत है, ये कहीं ना कहीं पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे भारत का की संस्कृति को दर्शाते हैं। तो उसमें आप कुछ अगर कोई और एक गीत अच्छा सा सुनाना चाहें। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारी जो अयोध्या की, भारत की जो संस्कृति है पूरी दुनिया में विख्यात है और यहाँ की जो हमारी कल्चर है, जो हमारी गायन है, जो हमारा खाना है, यहाँ की जितने भी कल्चरल चीज़ें हैं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और सबसे सबसे बड़ी बात यहाँ की जो हमारे यहाँ की विधा है, जो जो हम लोग गाते हैं, इसको हम कलाकार और हमारी सरकार, सबसे बड़ी बात सरकार की करते हैं। जो प्रेजेंट में जो इस समय सरकार है वो हम सभी कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित कर रही है अपनी कला को निखारने का। अपनी जो लोक विधा विलुप्त हो रही है उसे आगे बढ़ाने के लिए हम सबको काम देती है सरकार, हम सबको अच्छा मंच देती है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे अंजनी कुमार पांडे भैया, जो कि भरतकुंड महोत्सव न्यास के अध्यक्ष हैं। ये जो 26 साल से लगातार भरतकुंड महोत्सव चल रहा है उसमें हम लोग प्रतिवर्ष प्रतिभाग देते हैं अपना, हमेशा हम लोग कार्यक्रम करते हैं और इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम चाहेंगे कि ये जो भरतकुंड महोत्सव मंच है, न्यास है, ये आजीवन चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी रहे, क्योंकि इसके माध्यम से जब हम लोग यहाँ काम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, गीत गायन करते हैं तो लोग बच्चे सुनते हैं, वो हमारी आगे पीढ़ी में जा रही है। परंपरा से संबंधित हम लोग गाते हैं, तो चलिए यही परंपरा से संबंधित एक गीत आपको सुनाते हैं। एक नायिका है अपने नायक से नथिया की मांग कर रही है और सावन में अक्सर महिलाएं मायके जाती हैं राखी बांधने, तीज त्योहार पड़ता है तो मायके जाती हैं, तो सबका मन होता है कि अब की बार अगर मायके जाएं तो कुछ नया पहन के जाएं।
श्रृंगार ही ऐसा है महिलाओं का, अगर एक बार उसे पहन लिया दोबारा उसे पहनने का मन नहीं करता। तो वही नायिका एक बार कुछ गहना पहनी थी, दोबारा कह रही कि हमको दूसरा चाहिए। तो अपने नायक से का मांग करत थी, वह का कहा थी अपने नायक से कि हमका आपकी कौन चीज लाई दियो सावन में। भी मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर जो अरविंद दास जी भी मौजूद है, जो इस मंदिर के यहाँ पर जो भरत कुंड मंदिर है उसके पुजारी हैं, महंत भी हैं। हम इन्हीं से जानेंगे। महाराज जी, इस वक्त जो सावन का पवित्र मास चल रहा है, ऐसे में क्या इतिहास रहा है भरत कुंड का और उसको किस तरीके से सावन मास से जोड़ा जाता है और किस तरीके से यहाँ पर संस्कृति से जोड़ा जा सकता है? श्रावण मास में इसलिए जाता है, यहाँ पर जो शंकर जी के गण थे, नंदी जी नंदीग्राम में आके उन्हीं के नाम से नंदीग्राम पड़ा है। जो आज नाम पड़ा है नंदीग्राम, ये नंदीश्वर महादेव के नाम से नंदीग्राम पड़ा है। यहाँ पर नंदीग्राम में तपस्या किए हैं। और श्रावण मास, आषाढ़ मास के एकादशी को भगवान विष्णु शयन पर जाते हैं, उसके बाद श्रावण लगता है। देवाधिदेव 4 महीने के लिए सब रक्षा भी है, मोक्ष भी है, सब कुछ नहीं देखेंगे। 4 महीना शंकर जी का है। तो भरत जी ने यहाँ पर शंकर जी का तप किया है। क्या नंदी जी यहाँ पर तपस्या किए हैं। अच्छा, नंदी जी यहाँ पर किसी, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम नंदीग्राम रखा गया है। अच्छा, यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किस तरीके से क्या मान्यता है, किस मान्यता के साथ आते हैं, उनको यहाँ पर आने पर किस तरीके का लाभ प्राप्त होता है, जरा ये भी दर्शकों को हमारे लिए। यहाँ भैया भरत का दर्शन करते हैं, भरत कुंड का सरोवर का दर्शन करते हैं। जिस सरोवर में आज हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, इसी सरोवर में भरत जी स्नान करते थे। तो भरत जी तपस्या कर रहे थे, उस समय भरत जी के द्वारा इसके सरोवर खुदवाया गया था। इसी सरोवर में यहाँ पर स्नान करते हैं। अच्छा, तो ये वो सरोवर है जहाँ पर भरत जी ने स्नान किया था। और फिर से हम प्रकृति जी के पास चलेंगे, एक गीत और इनसे सुनेंगे, उसके बाद हम चलेंगे जो यहाँ पर भरत कुंड महोत्सव न्यास के जो अध्यक्ष है उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रकृति जी, एक गीत कुछ ऐसा सुनाइए जिससे जिसको सुनने के बाद हमारे दर्शकों को ये महसूस हो सके कि जो हमारी जो परंपराएं हैं वो कितनी प्रभावी हैं, जो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको जानना कितना जरूरी है, क्योंकि ये परंपराएं कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही हैं। तो ऐसे में इसको जीवंत रखने के लिए यहाँ पर जो यहाँ के न्यास के जो अध्यक्ष हैं वो भी बहुत कई सालों से, कई वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कुछ एक प्रेरणादायक ऐसा कुछ गीत सुनाए जो इस पूरे माहौल को भी रिलेटेड करता हो, और उसके बाद फिर हम अपने दर्शकों से बात कराएंगे। यहाँ पर जो हमारे न्यास के अध्यक्ष जी हैं उनसे भी मिलवाएंगे, उनसे भी बात कराएंगे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सालों से, बहुत मेहनत से यहाँ पर एक परंपरा जो है उसको संजो कर रखा है, उसको बचाया है। और उस परंपरा को बचाने के पीछे इनका भी बहुत काफी खासा लंबा संघर्ष रहा है। तो उसको भी हम जाएंगे, लेकिन पहले हम प्रकृति जी से एक गीत और सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को एक गीत और। बिल्कुल, तो रुक जा, निकाल लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। निकाल लीजिए, देख लीजिए। और जिससे क्या है कि जो यहाँ की जो परंपरा है, मैं उसके बारे में भी तब तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ये भरत कुंड है, ये भरत कुंड और ये भरत की तपस्थली कही जाती है। जब भगवान श्री राम जब 14 वर्षों के वनवास पर गए थे, तो उस वक्त जब भरत जी ने कहा कि मैं अयोध्या का शासन कैसे करूं, मेरे जो बड़े भ्राता हैं, आप अयोध्या चलिए और वापस चलिए और शासन अपना संभालिए, क्योंकि मेरे से तो ये शासन नहीं हो पाएगा। तो राम जी ने कहा था कि मैं अब वचनबद्ध हूँ, मैं नहीं चल सकता, तो मैं इस वक्त तुमको इतना कह सकता हूँ कि मैं अपनी एक खड़ाऊ दे देता हूँ, उसको आप रख लो और आप चल के आप वहाँ का अयोध्या का जो राजपाट है वो संभालो, अयोध्या को देखो। तो भरत जी यहाँ पर आते हैं, शासन भी संभालते हैं, उसके साथ यहाँ पर वो तप भी करते हैं। यहाँ पर भरत जी का एक गर्भगृह है जो भूमि के अंदर बना है, और उस पर वो तप करते हैं। और उस तप करने के बाद ये जो पूरा नंदीग्राम क्षेत्र है, ये भरत कुंड के नाम से प्रसिद्ध होता है, भरत कुंड भरत की तपोस्थली के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो ऐसा यहाँ का इतिहास है। और प्रकृति जी भी तैयार हो चुकी है, इन्होंने भी वो गीत जो स्पेशल है वो ढूंढ लिया है। तो अब आप हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आजकल के जो बच्चे हैं अपनी परंपरा भूल रहे हैं क्या? हमारी जो जनरेशन की आजकल के माता पिता वो बताते ही नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पीछे जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सभी कलाकार उसे सजोए हुए, हम सभी कलाकार इसको
पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ा योगदान इसमें भरत कुंड महोत्सव न्यास न्यास के मंच का है, जो कि हमारे अंजनी कुमार पांडे भैया इस मंच के अध्यक्ष हैं। और हम सभी कलाकारों का पूरा प्रोत्साहन करते हैं, पूरा साथ देते हैं। हम सभी कलाकारों को बहुत अच्छा मंच देते हैं। तो उसी का एक बहुत ही बढ़िया कजरी गीत है, अवधी कजरी, जो कि आजकल के बच्चे इस गीत को सुनते ही अपने आप जान जाएंगे कि इस सावन के महीने में होता क्या क्या है। ये लाइन में छुपे हैं सारी चीज। तो आपको सुनाते यही हैं गीत हमें दर्शकों को सुनाना है। कि हरे रामारी में झिम परत फुहार सवन ऋतु आई रे हारी। हरे रामारी में झिम परत फुहार सवन ऋतु आई रे हारी। नभ मंडल मा चमकत बिजुरिया, नभ मंडल मा चमकत बिजुरिया, सखियां मिल गाए कजरिया रामा। हरे रामा दादुर करत पुकार सवन ऋतु आई रे हरी। आगे बच्चे अक्सर लिखते कहते हैं कि सावन पे ऐसे लिखो, सावन पे ऐसे लिखो। तो लोग बच्चे कहते हैं कि ऐसे कैसे लिखे, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन अगर ये गीत सुन लेंगे, उनको अपने आप 4-5 पन्ने का ऐसे वो लिख डालेंगे। अच्छा, आगे तो क्या है आगे क्या है? गरजे घन घोर बदरवा, गरजे घन घोर बदरवा, मोरी चुनरी पे नाचे मोरवा राम। कि हरे राम नदियन बहे जलधार सवन ऋतु आई रे हरी। कि हरे रामा नदियन बहे जलधार सवन ऋतु आई रे हरी। तो ये है जो कि कजरी का महत्व है और जो कि सावन का महत्व है, जो कि बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं जो इस बात से अनजान भी रहते हैं। हमारे साथ अंजनी कुमार पांडे जी भी हैं, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास से इन सभी संस्कृतियों को संजोए रखा है। आज जो ये आप यहाँ पर कुंड देखते हैं या हर साल का जो महोत्सव देखते हैं, जिसमें तमाम सांस्कृतिक कलाकार आते हैं और अपने अपने मंच पर अपने अपने गायन का प्रस्तुतिकरण करते हैं और उसके बाद फिर इस पूरी परंपरा का निर्वाह जो पांडे जी करते हैं। तो पांडे जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये जानना बताना चाहूंगा कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, कैसे आपने आज के, क्योंकि इतनी चकाचौंध भरी दुनिया है, तो उसमें ये जो हमारी कल्चर है उसको बचाने के लिए कैसे आपके मन में प्रेरणा आई और क्या पहला वो भाव था जिससे आपने शुरुआत की? जी, इसकी प्रेरणा तो भरत जी की कृपा से ही आई। हम लोग बचपन में कुछ इस तरह के सांस्कृतिक माहौल में रहते थे और हमारे वर्तमान सभासद जी हैं, आपके चाचा जी थे स्वर्गीय राजकुमार पांडे जी, वो हम लोगों का बहुत उत्साहवर्धन करते रहते थे। और धीरे धीरे 1997 में ये यात्रा शुरू हुई, तो ये फिर निरंतर आगे बढ़ती चली गई। ऐसे लोग जुड़ते गए। किसी एक व्यक्ति का ये प्रयास नहीं हो सकता, पूरा एक समूह प्रयास करता है। उसमें सैकड़ों लोग हैं। हमारे वर्तमान सभासद जी भी हैं जो भरत कुंड महोत्सव मुख्य व्यवस्थापक हैं। प्रकृति यादव जी जैसे बहुत से हमारे ये कलाकार भले हैं, लेकिन ये महोत्सव परिवार का अभिन्न अंग है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने सतत प्रयास करके इस लोक परंपरा संस्कृति को के संरक्षण संवर्धन के लिए लगातार प्रयत्न किया और अब जाके कुछ सफलता हम लोगों को मिली है 26 वर्षों की कठिन प्रयास के बाद, कठिन यात्रा के बाद। और अब अनुकूल माहौल मिला है। योगी जी हैं, मोदी जी हैं और आप लोगों ने बहुत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति बहुत काम किया है इस सरकार ने। और सांस्कृतिक जो हमारी लोक परंपराएं हैं इसको बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृति पर्यटन विभाग भी बहुत सहायता करता है हम लोगों को। तो ये निरंतर हम लोग लोक संस्कृति को संजोने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आज इससे आप लोगों के आने से एक प्रेरणा ये मिली है कि इसके लिए और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है और जहाँ से भी सहायता मिले वो सहायता लेनी चाहिए। लेकिन ये भारतीय लोक परंपरा को
फिर से स्थापित करने के लिए बड़े प्रयास की जरूरत है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि जब आपने इस पूरे महोत्सव का खाका खींचा होगा, जब आपने इसकी तैयारियों के बारे में सोचा होगा, तो आपको लगा होगा कि ये कार्य कठिन है या आसान है, या आपको सहयोग मिलता गया? ये बहुत कठिन कार्य था और हम लोगों को सही मायने में सफलता मिलने में लगभग 10 साल लग गया। 10 साल तक लगातार संघर्ष होता रहा। अभी भी संघर्ष चलता है, वो तो जीवन में हमेशा लगा रहता है। लेकिन अब ये है कि अब कुछ हम लोगों ने किया है इस समाज के लिए और अपनी लोक संस्कृति, लोक परंपरा के लिए कुछ किया है। अभी संतुष्टि का भाव थोड़ा बहुत है। हालाँकि अभी 70% काम करना बाकी है। आपको क्या लगता है कि जैसे यहाँ पर कितने दिन और अधिक प्रयास करने और चाहिए, या किन-किन और सरकारों को क्या-क्या और सहयोग करना चाहिए, जिससे ये जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उसको हम अपने नई आने वाली पीढ़ी तक पहुँचा सकें, और कैसे प्रयास करने चाहिए? प्रयास करने की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो न कजरी को जानती है, न होली को ठीक से जानती है, न झूलनोत्सव को जानती है, न जो झूले पड़ते थे गांव में उनको जानती है। और हम लोग बचपन में गुड़िया पीटने जाते थे। अभी याद आ गया हमको, कबड्डी खेली जाती थी। गांव के कई खेल, हाँ, गांव के कई खेल होते थे। तो ये हमारी लोक परंपराएं जो है ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। इनके संवर्धन के लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है और हमें लगता है कि अब आप लोग भी लगेंगे, समाज सेवी संस्थाएं लगेंगी, सरकार तो इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही कुछ अच्छा परिणाम देखने को अच्छा, मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे और लूंगा। सावन मास चल रहा है। जी। सावन मास में तमाम तरीके के भक्त जो है कावड़ यात्रा कर रहे हैं, कावड़ उठाकर जल अभिषेक के लिए तमाम दूर दूर से, कई जिलों से लोग आ रहे हैं। सब कुछ अच्छा है, मगर कुछ लोग आ रहे हैं जिनका ये कहना है कि हम गांजा पिएंगे, क्योंकि भोले शंकर गांजा पीते थे। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो परंपराओं से विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देना है, क्योंकि आप एक परंपरागत कार्य से जुड़े हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, सनातन धर्म में कहीं भी नशे के लिए कोई स्थान नहीं है और बहुत सात्विक विचारों को रखना चाहिए, सात्विक जीवन शैली को अपनाना चाहिए और ये परंपरा गलत है कि हम गांजा पिएंगे या और नशा करेंगे। ये सब हम ये लोक में जो कुरीतियाँ हैं जो फैल गई थी उसकी वजह से है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है सनातन धर्म में कि कोई नशा किया जाए। हमारे साथ प्रकृति जी भी मौजूद है और हम अपने दर्शकों से अब एकदम अंतिम चरण में हैं अपने इस कार्यक्रम के। मैं चाहूंगा कि एक गीत और हो जाएगा, क्योंकि आपकी भी मंशा होगी, मुझे पूरा पता है कि आपकी भी मंशा होगी। प्रकृति जी एक गीत और सुना दे, छोटा सा कोई एक गीत, जिससे हम अपने कार्यक्रम का समापन कर सकें। भैया, ये जो अगली लाइन में हम गाने जा रहे हैं, अगला गीत जो गाने जा रहे हैं, कजरी ये भी है, लेकिन ये हमारे सैनिकों के लिए समर्पित है। जिन महिलाओं के पति, जिन महिलाओं का सुहाग सीमा पे है, देश की रक्षा कर रहा है। हमारा देश 2 चीज़ों पे टिका हुआ है भैया, एक तो जवान, दूसरा किसान। ये दोनों नहीं है तो देश कुछ भी नहीं है। तो ये जिन-जिन महिलाओं के, जिन-जिन नायिका के नायक सेना पे हैं, और अक्सर महिलाएँ, वो जो महिलाएँ होती हैं, वीरों की जो पत्नियाँ होती हैं, वो हमेशा तीज त्योहार पे अपने पतियों का इंतज़ार करती हैं कि अब आएँगे, अब की बार नहीं आ पाए तो इस त्योहार पे आएँगे। तो वैसे ही एक नायिका है, अपने नायक का इंतज़ार कर रही है और क्या कहती है, हरे रामा सावन बीता जाए, सजन नहीं आए रे हारी। हरे रामा सावन बीता जाए, सजन नहीं आए रे हारी। तो उसकी जो सास होती हैं समझाती हैं, कहती हैं कि बहू धीर धरो, अब की नहीं तो अब की भैया आई हैं, अब की हमार बिटवा आई हैं। तो का नायिका कहती है, हरे रामा सासू हमारी समझावे, कहती है कि हमारी सासू हमको समझा रही हैं कि अब की बार आएंगे। तो क्या कहती है कि हरे रामा सासू हमारी समझावे कि बहू अब की बार धीर धरो, अब की बार
आएंगे जरूर। तो का लाइन में है कि हरे रामा सासू हमारी समझावे कि बहू अब धीर धरो भैया, कि बहू अब धीर धरो मोरी बहुअर की भैया, अब की आई है ना। कि सावन में अब भैया जरूर आएंगे, धीरज धरो। तो इस तरह से ये सैनिक के लिए, जिनके पति विदेश कमाने गए हैं या सैनिक सीमा पे हैं, तो उनके लिए ये गीत हमारी जो दादी नानी है लिख के रखी थी। देखिए, परंपराएं जो है वो हमारे देश में कितनी अच्छी और कितनी सुंदर है। अगर इनका अनुकरण हमारा जो आने वाला कल है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो करें, तो कितना बेहतर समाज हम बना पाएंगे। इसको लेकर के आज जो ये हमारा कार्यक्रम था, ये भरतकुंड न्यास समिति के उसमें था, और भरतकुंड के इस कुंड से हमने एक छोटा सा संदेश देना चाहा कि हमें अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना चाहिए। इसी तरह की तमाम अपडेट को देखने के लिए देखें के न्यूज इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से।